शुक्रिया बहुत बहुत समीना साहिबा आपका हमारे से बात करने के लिए। और इट्स एन ऑनर कि आपसे बात हो पा रही है। आपके ड्रामे हम देखते रहे हैं और हर यादगार किरदार जो आपने किया है वो आज तक ऑडियंसेस जो हैं व्यूअर्स उनके ज़हनों पे नक्श है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या चीज है जो आपको किसी किरदार के लिए एक्साइट करती है। आपने बहुत से किरदार किए, अब जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है तो आप क्या देख रही होती हैं? अब पहले की बात करें या अब की बात करें? मैं अब की बात ये करती हूँ कि अब जब स्क्रिप्ट आता है तो मैं स्क्रिप्ट में देखती हूँ कि स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, और जो मेरा किरदार है, जाहिर है लीडिंग किरदार तो नहीं होगा, नानी दादी है अब, तो नानी दादी का सपोर्टिंग रोल होगा, मगर उसमें भी कुछ करने को है कि नहीं, उसकी कोई क्या कहते हैं, उसका कोई वहां पर कहानी के अंदर उसकी कोई उसका मकाम है, इज शी इम्पोर्टेंट इनफ एंड शी हैज समथिंग टू डू। एक जिनको मैं हमेशा प्रोड्यूसर्स को जो मुझे भेजते हैं स्क्रिप्ट या डायरेक्टर्स को, उनको मैं ये कहती हूँ कि भाई किस तरह की नानी दादी है, किस तरह की औरत है, कि वो सिर्फ ये कि आओ बेटा तुम्हारे लिए ये चाय मैं ले आई हूँ और ये मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और ये तुम पहन लो और या दुआएं दे दी तो ये, या पहले जैसे माँ के मैं किरदार कर रही थी तो उसमें भी मैं ये कहती थी कि उसमें देयर मस्ट बी समथिंग टू डू, कहानी के अंदर भी उस किरदार की कोई मकाम होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहां पर के वो कुछ कंट्रीब्यूट करे टू द कहानी, नॉट जस्ट क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर कि भाई दादी एक चाहिए, वो पड़ी हुई है कहीं एक जगह में राइट। क्योंकि होनी चाहिए, वो नहीं। तो अब तो मैं ये देखती हूँ, पहले भी यही देखती थी जब माँ के रोल कर रही थी व्हेन आई वाज ओल्डर, उससे पहले इफ आई वाज डूइंग लीडिंग रोल्स ऑफ कोर्स देन लीडिंग रोल्स हैव अ लॉट मोर टू डू, उनके उनके इर्द गिर्द ही कहानी जा रही होती है, तो वो था। अच्छा, अब इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये शुरू कैसे हुआ, ये आगाज कैसे हुआ? क्योंकि जिस वक्त आपने शुरू किया उस वक्त तो शायद बड़ी बात थी, और ये एक जो हमारे सोशल नॉर्म्स थे उनको बड़ा चैलेंज करने वाली बात थी कि हम मीडिया में आएंगे और एज अ खातून मीडिया में आना और टेलीविजन इंडस्ट्री में आना। तो ये कैसे शुरू कैसे किया था? देखिए उस वक्त कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ 1965, हम्म। 1964 में टेलीविजन आया नवंबर में, और मैं 65 में लाहौर आई पेशावर से, आई वाज वी लिव्ड देयर, फिर देन वी मूव टू लाहौर। तो वहां पर फिर ये नया नया टीवी था, और उस वक्त इंडस्ट्री नहीं थी एज सच, राइट। एंड आई थिंक टेलीविजन में जो लोग थे वो बहुत ढूंढ रहे थे कि लोग मिले जो कि आके काम करें, और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त बहुत रोबस्ट थी और बहुत काम हो रहा था वहां पर, बहुत चांसेस थे, रेडियो भी बहुत एक्टिव था, थिएटर भी एक्टिव था, मगर टेलीविजन जो था वो उस वक्त बन रहा बिल्कुल ही था। नया था, बन रहा था, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब एक कोई इतना मसला तो नहीं हुआ, मगर फैमिली की तरफ से ऑफ कोर्स देयर रिजर्वेशंस, और वो वहां पर कोई कनेक्शंस ढूंढे गए और निकाले गए कि भाई कोई ख्याल रखने वाला हो, सेकंड ईयर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको आप ऐसे भेज दें अकेले इन अ शोबिज काइंड ऑफ स्टाइल, तो जो कि ये समझा शौक जाता आपका अपना है। था? ये आप खुद जाना चाह रही थी? आपको खुद टेलीविजन की या परफॉर्मेंस की या ड्रामे की कुछ शौक था? क्या क्या वजह थी? मुझे ड्रामों का तो कुछ पता ही नहीं था, स्कूल में कॉलेज में जो ड्रामे किए बस वही किए ना, तो उसमें कोई मुझे वो ऐसा नहीं था। और यहाँ आकर के हमारे घर में तो टेलीविजन भी नहीं था, तो हमने तो टीवी देखा भी नहीं था, तो हमें क्या ड्रामों का पता हो, और स्टेज के ड्रामे पेशावर में होते नहीं थे इसलिए वो भी नहीं देखे थे। फिल्में थोड़ी बहुत देखी थी, तो बहुत वो फैसिनेट जरूर करती थी कि ये देखो ये कितना जबरदस्त है और क्या ग्लैमर है और क्या कुछ कर रहे हैं, वो अच्छा लगता था। मगर मैंने जो शुरू किया वो वही होता है कि जब आप जवान होते हैं, आप यंग होते हैं, तो आप में बड़ा वो होता है कि भाई क्यों नहीं हम ये भी ट्राई करके देखते हैं, तो वो उसी तरह से था कि हाँ मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैंने मास्टर्स करना था, और मैं और भी उस वक्त तो मैं चाहती थी कि मैं पीएचडी भी कर लूँ और मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूँ, तो और मैं पेंटिंग का मुझे बहुत शौक था कि मैं पेंटर बन जाऊं, मतलब क्यों होते हैं एक 17-18 साल के इंसान के शौक, तो मेरे भी इसी तरह से बहुत सारे शौक थे और मैं सब चीजें ट्राई आउट करना चाहती थी।
तो थोड़ी सी करके एडवेंचरस आप देखने शुरू का। से थी। जी सॉरी। मैंने कहा थोड़ी सी एडवेंचरस आप शुरू से थी, इसका मतलब है। हाँ, एडवेंचरस में शुरू से थी, बहुत हेडस्ट्रॉन्ग भी बहुत थी। एडवेंचर भी होना चाहिए, साइकिल भी चलानी है तो मोटरसाइकिल भी चलानी है तो कार भी चलानी है, और अकेले घूमना भी है, क्या होगा देखते हैं क्या होता है, काइंड ऑफ थिंग, वो उसमें ये मुझ में था हमेशा। अच्छा समीना जी, फिर तो बताइए, आप लुकिंग बैक, डू यू थिंक यू मेड अ राइट चॉइस ऑफ मेकिंग अ करियर इन मीडिया, चाहे वो टेलीविजन हो, और फिर इतना अर्सा आपने टेलीविजन किया, रेडियो, थिएटर, ये आपके ख्याल में एक सही रास्ता था, आपने अपने लिए चुना, आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए? आई डोंट नो कि राइट चॉइस, मगर रॉन्ग चॉइस भी मेरे पास क्या थी, मैंने कुछ ना कुछ तो करना था। मैं आई डोंट थिंक आई वाज कट आउट टू बी जस्ट डूइंग नथिंग, घर पे बैठने वाली औरत। मैं थी नहीं। मुझे यूं लगता था कि मैं ये नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे पास चॉइस ये थी कि जब मैंने मास्टर्स किया, तो मैं आपको बत शेयर करती हूँ, मुझे याद आ गई ये बात कि मेरे पास चॉइसेस थी। एक ये था कि होम इकोनॉमिक्स में जहां से मैंने मास्टर्स किया था, वहां पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई कि somebody was going on leave, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम यहाँ पर आना चाहती हो पढ़ाने के लिए तो तुम यहाँ आ जाओ 3 महीने 4 महीने के लिए, जो उनकी छुट्टी है, और उसके बाद में तुम फिर और रेगुलर आगे और हो जाएगा कि क्लासेस चलती रेगुलर हो रहेंगी, हाँ जी। जाओ। दूसरी चॉइस मेरे पास ये थी कि मुझे एक बानो खुफिया का ड्रामा सीरियल ऑफर हुआ था पिंडी से, टेलीविजन से। उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था, और वो अक्सी मुफ्ती उसको डायरेक्ट कर रहे थे, और सलाउद्दीन जो पीटीवी के प्रोड्यूसर थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और बहुत सारे। पर मुझे इतना उनके बारे में तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं, ये क्या हैं, मगर मुझे सिर्फ ये था कि ये एक ड्रामा ऑफर हुआ है जिसके लिए मुझे वहां जाना पड़े। वही होता है ना, हफ्ते में एक एपिसोड चलना है तो आपने 2-3 दिन के लिए जाना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहां 3-4 दिन के लिए था। तो मैंने कहा कि ये तो फिर मैं आऊंगी कैसे। तो वो मेरी जो टीचर थी जो कि मुझे मुझे ये गाइड कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो तुम्हें फिर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा ये मैं छोड़ नहीं सकती, मैं फिर आई विल टेक द अदर ऑप्शन, मैं ये टीचिंग का जो काम है ये मैं छोड़ देती हूँ और इसमें चली जाती हूँ, देखते हैं क्या होगा। अभी तो 2-3 महीने तो ये चलेगा सीरियल। तो वो सीरियल मैंने किया, आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दैट। वहाँ बड़ा एडवेंचर था, बहुत सारे लोग भी मिल गए, बहुत दोस्तियां भी हुई, जानने वाले भी थे। यास्मीन ताहिर उसके अंदर थी, वो जरा मेरा ख्याल भी रख लेती थी, और सो दैट वाज फाइन, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड लेटर ऑन मेरी अम्मी ने मुझे बहुत कोशिश की कि मैं कहीं और नौकरी कर लूं, कहीं एडवर्टाइजिंग में चली जाऊं, कहीं और चली जाऊं, तो वो, मगर मेरा मेरा दिल नहीं था, क्योंकि वो कहती थी वही जो होता है कि ये तो हवाई काम है, कहीं कोई एक प्रोफेशन होना चाहिए, कोई नौकरी करनी चाहिए। मगर मेरा मेरा कभी भी, मैं जाती थी जहां पर इंटरव्यू सेटअप हुए हुए होते थे या मैं अप्लाई भी करती थी, मगर वो मेरे इंटरव्यू कभी कामयाब नहीं हुए, किसी ने मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं की। मेरा ख्याल है मुझे देख करके कि इतनी अनइंटरेस्टेड है। एंड वी नाउ कैन थैंक कि वो कहीं कामयाब नहीं हुए, ये ना होता कि आप 9 to 5 किसी नौकरी में लग जाती तो इतने खूबसूरत जो किरदार हमें देखने को मिले वो ना मिलते फिर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब एक और चीज जो बड़ी हम मुझे फैसिनेट करती है, वो ये है कि उस वक्त एक डायनामिक एनवायरनमेंट थी, खवातीन भी आ रही थी, मीडिया थोड़ा फ्लरिश कर रहा था, टेलीविजन आया था नया नया, रेडियो थिएटर भी बड़ा, फिल्म हमारी इंडस्ट्री कितनी अच्छी उस वक्त चल रही थी। फिर हमने बड़ा सोसाइटी में देखा कि वो चीजें जो है वो खराब होती गई आगे, और फिर उसमें तनज़्ज़ुल ही आता गया, क्वालिटी को देख लें आप, या क्वालिटी ऑफ पीपल या क्वालिटी ऑफ कंटेंट, दोनों ही में कुछ कमी आ गई। आपने भी ये एक्सपीरियंस किया, जाहिर है आप तो देख रही थी बहुत नजदीक से। अगर 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 हम अब ऑन हाइंडसाइट, उस वक्त तो आप जब जिंदगी में आप हिस्ट्री से गुजर रहे होते हैं, तो आप जैसे भी गुजर रहे होते हैं आप गुजर जाते हैं, आप उस वक्त अपनी चॉइसेस करते हैं, आप उस तरह से आप एडजस्ट करते हैं,
आप रेजिलिएंट भी होते हैं, आपको मुश्किलात भी पड़ती हैं, आप वो तो कर लेते हैं। मगर ऑन हाइंडसाइड जब आप देखते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया और हम किस दौर से गुजरे और ये क्यों कर हुआ, बहुत सिंपलिस्टिकली अगर हम उसको देखें, बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी थिंग्स इन इट। एक जमाना था 1971 से ऑनवर्ड्स टिल अबाउट 77 तक, जहां पर कि देयर वाज होप, देयर वाज एनर्जी, देयर वाज ओपननेस, देयर वाज अ डिजायर टू डू फॉर द यंगर पीपल। बड़ों का मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं उनको इतना जानती नहीं थी, मगर हमारे हम उम्र जो लोग थे, जो उस वक्त 22-23 साल के थे और जो उनके उनसे जरा बड़े 30-35 साल के थे, वो उन लोगों में बहुत एक जज्बा था, बहुत होप थी। एंड आई थिंक कि जो ओल्डर लोग थे, जिन सहाफियों से मैं बाद में मिली, जिनके साथ बातचीत हुई और जिनके साथ कुछ थोड़ी सी दोस्ती भी हो गई, वो लोग भी कहते थे कि देयर वाज होप एंड देयर वाज एनर्जी। फिर नए नए एवेन्यूज शुरू हुए, टेलीविजन को बहुत बूस्टअप मिला, सेंसरशिप जो खैर पहले भी कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं थी, तभी भी नहीं थी, मगर कुछ चीजों में ऑफ कोर्स सेंसरशिप थी। और क्या आप क्या बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं दे सकते वगैरह वगैरह इस तरह से। तो उसके फिर आ जाता है टाइम आपका 79-80 ऑनवर्ड्स, जो 70s में हमने सीखा, हम बने उस जमाने में, हम ने वो जो जहाँ बहुत सेंसरशिप थी, जहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गई थी, हमने वो, क्योंकि हमें क्राफ्ट आ गया था, हमें वो टेक्निक्स आ गई थी, हम आर्टिस्ट बन चुके थे, हमें काम करना आ गया था। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉट एक्टर्स लाइक मी, आई एम टॉकिंग ऑफ गाने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। और फिर वो सेंसरशिप जहाँ शुरू हुई, उनको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, जो आपको टॉपिक्स करने को मिल रहे हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि मार्शल लॉ के दौरान जब 80s का वक्त था, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ, बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले। मगर मेरा ये कहना है कि आर्टिस्ट खुद ब खुद हवा में अचानक नहीं बनता, उसकी एक बैकग्राउंड होती है, उसका एक सीखने का अमल होता है जो कि जिससे वो गुजर के आया होता है। और अगर सीखने के अमल में आपको फ्रीडम मिलती है, आपको आजादी होती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और आपको बहुत से मौके मिलते हैं जहां आप अपने आप को डेवलप कर सकें, तो फिर जाके एक आर्टिस्ट बन जाता है। तो जो 7-8 साल 10 साल तकरीबन मार्शल लॉ से पहले के जो थे, उसके अंदर बहुत सारे लोग बने, डेवलप। आप मैं थोड़े से आपको मिसालें देती हूँ। फारूक कैसर उस जमाने में बना, कलियां तो उसने बाद में किया, मगर उसका उसमें 70s से वो शुरू हो गया, शोएब मंसूर और सलीमा हाशमी और वो सारे मिलके, शोएब साहब के साथ, शोएब हाशमी के साथ सब लोगों ने काम किया। सलमान खान ने वहां से काम शुरू किया, फिर महमूद ने म्यूजिक कंपोज किया, तो ये कुछ नैयरा ने गाना शुरू किया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। सच और वो अक्कड़ बक्कड़ और फ्रेम होता था, एक बाजा एक तबला, उसके साथ वो एक ही फ्रेम में वो गाना सुनाते थे, and it was beautiful because the Gana was beautiful, because the music composed was beautiful, because she has such a gorgeous voice and she is so beautiful. जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं अक्सर बचपन से जब पढ़ने का थोड़ा बहुत इत्तेफाक होता था, तो हम देखते हैं कि ड्रामा जो था वो लिखा जाता था टेलीविजन के लिए और फिर वो किताब की सूरत में छपता था, तो वो इतना खूबसूरत होता था कि वो अदब का हिस्सा बन जाता। चाहे आप तोता कहानी देखें, आप एक मोहब्बत सौ अफसाने देखें, या आप दूसरे ड्रामे भी देखें, तो वो इस काबिल होते थे कि उनको अदब समझा जाए, वो लिटरेचर होता था। एक नए मीडियम में एक बड़ी सब्सटैंशियल बात होती थी। वो चीज़ अब अगर आज का ड्रामा देखें, तो उसको आप किताब की सूरत में छाप कर दिखाएँ और कोई खरीदने को या पढ़ने को उसको तैयार हो, तो फिर बात है। तो ये कैसे हो गया? कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि छपे हुए नॉवल हैं, जिनके नॉवल से अब ड्रामा तो बन रहा है, लेकिन ड्रामे की अपनी हैसियत इतनी होनी कि वो एक किताब की सूरत में लिटरेचर का हिस्सा बने। वो शायद देखिए, मैं
हमारे यहाँ हम लोग, मैं आई एम नॉट सेइंग ऐसे ही नहीं, मगर मुझे यूँ लगता है कि हम बहुत ज्यादा अपने बारे में ना क्रिटिकल भी बहुत है। हम अपनी अच्छाइयाँ नजरअंदाज कर देते हैं, अब हम अपने हीरोज नहीं बनाते हैं, हम उसको एकेडमिकली नहीं देखते कि इसमें क्या, ये वक्त क्या है और इसमें ये क्या हो रहा है, क्या इसमें वाकई कोई वैल्यू है कि नहीं। हम बहुत ब्लैंकेटली कह देते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये शुरू से जब हम काम कर रहे थे, जिसको अब आप अच्छा कह रहे हैं, तोता कहानी और ड्रामे और इस किस्म के, एक मोहब्बत सौ अफसाने, इनको तभी भी ये था कि लोग तब भी कहते थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल बेकार है ना। तो वो एक वक्त की बात है। तो आज हम कहते हैं कि जो आजकल जो हो रहा है वो बिल्कुल बेकार है। आगे जाकर के मुमकिन है कि लोग कहें कि नहीं, ये बड़ा अच्छा वक्त था और ये बड़ा अच्छा बात है। क्योंकि देखिए, अब बिल्कुल फर्क हो गया है। 13 एपिसोड की कहानी लिखना और उसको ड्रामा बनाना एक और चीज है, 26 एपिसोड लिखना एक और चीज है, 50 एपिसोड लिखना एक और चीज है। हसीना मोइन से हम बात करते थे, वो कहती थी भाई मेरी कहानी 13 से आगे नहीं जाती, मुझसे नहीं होता। बहुत मुश्किल से 2-3 और एपिसोड बना लिए तो बना लिए, मगर उनको मुश्किल लगती थी। इसी तरह से और लोग भी, उनके लिए मुश्किल हो जाता है वो। और आई एग्री कि 13 एपिसोड में कहानी बहुत अच्छी बनती है, कि आपकी एक टाइप फुल, मतलब मूविंग होती है। उसके बाद में आपको और ट्रैक डालने पड़ रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं, आप लंबे लंबे शॉट दिखा रहे हैं कि कार चली चली जा रही है, हालांकि उसका कोई मकसद नहीं है कि आगे कुछ होना भी नहीं है, तो या पैदल जा रहे हैं या सड़कों के सीन या कुछ ऐसे करते हैं, करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कहानी में इतना नहीं होता। मगर हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ कुछ ड्रामे बहुत अच्छे भी बनते हैं। अब अगर इतना हजारा ड्रामा बन रहा है, वो हर एक ड्रामा तो अच्छा नहीं हो सकता। ये इट इज नॉट पॉसिबल। ना पहले होते थे। अब जब हफ्ते में 3 ड्रामे चल रहे थे, पहले जैसे 2 ड्रामे होते थे या एक होता था, एक छोटा शॉर्ट प्ले है, एक सीरियल है, एक कोई लोकल लैंग्वेज प्ले है, 2-3 तो होते हैं। तो उसमें भी सारे ड्रामे तो अच्छे नहीं थे, कुछ ही थे अच्छे जो कि हमें याद है, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, है ना। मुझे याद है, हमने कोई ऐसे भी ड्रामे किए, हमने कहा कि क्या कर रहे हैं भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, मगर कर रहे हैं क्योंकि हमें तो ये करना है काम। अच्छा, अब ये जो आपने बात की कि अब नए दौर की अपनी रियलिटीज हैं और उसी के अंदर रहते हुए काम करना है, क्योंकि वक्त बदलता रहता है और नॉस्टैल्जिया में हमेशा हमें चीज शायद बेहतरीन लगती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो बेहतर थी। लेकिन ये बताइए कि ये जो अब मीडियम भी चेंज हो गया, अब तो ऑनलाइन मीडियम है, लोग अपनी पसंद से अपने वक्त पे ड्रामा देखते हैं, वो यूट्यूब पे चला जाता है। उस वक्त तो शायद कोई भी नहीं देखता जब वो लाइव आ रहा होता है, लोग बाद में ही जाकर उसको अपने सहूलत से देख लेते हैं। और फिर ऑनलाइन कंटेंट है, ओवर द टॉप ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, लोगों के पास चॉइसेस हैं, और वेब सीरीज बन रहे हैं। तो ये सब ये जो मीडियम का भी एक फर्क आ गया, उससे चैनल्स ही बेशबहा हो गए। तो उससे आपको लगता है कि जो ड्रामे की स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई है, क्योंकि एक ही ड्रामा देखा होता था सबने और सब एक ही ड्रामे की बात करते थे अगले दिन। लेकिन अब कोई किसी से बात नहीं कर सकता इसके बारे में कि उन्होंने कल रात को क्या देखा था, क्योंकि सब अलग अलग चीज देख रहे होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ड्रामे की स्ट्रेंथ कम हो गई क्या? आई एम सेइंग कि मीडियम की स्ट्रेंथ कम हो गई है, टेलीविजन की। मेरा टेलीविजन बाय इटसेल्फ, यस, उसकी शायद कम हो गई है, मगर अभी भी हमारे मुल्क में तो है। हमारे यहाँ फिर भी बहुत ड्रामा देखा जाता है, लोग जिस वक्त हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं है जितना हम समझते हैं। हमारे अपने जानने वालों के पास होगा, मगर इतना ज्यादा नहीं है जितना, या यूट्यूब पर जाके देखना वो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर में औरतें बैठी हुई हैं, जो उनका इनकम स्ट्रेटा फर्क है, वो नहीं करती हैं ये। वो तो जब हो रहा होता है ड्रामा देखती। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कल हमने तुम्हारा ड्रामा देखा। अच्छा, अच्छा। and there are well of people and they are my age group, मेरी सहेलियां हैं, वो कहती हैं कल हमने तुम्हारा देखा, फलां फलां ड्रामा देखा, वो बड़ा अच्छा था और आगे क्या होगा, काइंड ऑफ थिंग। तो ये देख रहे हैं ऑन एयर, जो कि उस वक्त होता है वो देख रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि हमारे ड्रामे जो हैं बैरून मुल्क में बहुत पॉपुलर है। कनाडा, अमेरिका, जहां पर जाने का मेरा इत्तेफाक रहा है, वहां तो बहुत है, वहां बहुत व्यूअरशिप है। वो मगर लाइव नहीं,
वो यूट्यूब पर देखते हैं, वो उनको यूट्यूब ये पर। आता है। हाँ, वो ज़ाहिर है यूट्यूब वक़्त है का भी फ़र्क है, उनका टाइम ज़ोन भी फ़र्क होता है, तो वो तो बाद में ही देख पाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, वो है सोशल मीडिया। और एक फनकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, पब्लिक फिगर के लिए, सेलिब्रिटी के लिए सोशल मीडिया की अहमियत भी है, लेकिन साथ-साथ आई एम श्योर कि ये एक बहुत बहुत तकलीफ़देह कई दफ़ा चीज़ भी हो जाती होगी। तो आप इसको कैसे देखती हैं? कमेंट्स भी आते हैं, पर्सनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो गई है। मैं क्योंकि हूँ नहीं इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया, मुझे आता नहीं है। मुझे सिर्फ़ फ़ेसबुक आता है और मुझे इंस्टाग्राम हल्का-हल्का आता है। मुझे अभी उसमें चीज़ें डालना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। अभी मैं एक आज सुबह ही ट्राई कर रही थी, एक मेरी तस्वीर थी, किसी ने मुझे भेजी, वो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा इसको मैं इंस्टाग्राम में कर दूँ, मगर मैं नहीं कर सकी। अभी तक मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कहाँ लेकर, किस जगह पे लेकर जाऊँगी, तो फिर ये इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकेगी। बिकॉज़ आई वांटेड टू शेयर इट विद माय विद श्योर। पीपल। तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ट्विटर पर आई एम वेरी नॉट सो एक्टिव। पढ़ने के लिए ठीक है कि क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके लिए अच्छा है, मगर मैं वो एक कोई चीज़ है स्नैपचैट है, वो मुझे नहीं पता कि क्या है, एक कोई चीज़ टिकटॉक है, वो नहीं पता क्या है। आई एम सॉरी मतलब मैं नहीं, और नहीं, मैंने कहा कि मैंने अब इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ज़ूम ही कीप बस अप विद इट, वो तो हमारे मुझे लिए भी कैसे मुश्किल है। करना है वो बहुत काफ़ी। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अच्छा तो मैं आई आपको एम नॉट आपको सो for younger people, for people who are in this business of showbiz, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी लाइक्स कितनी हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो उनकी वो बढ़ जाता है कि उसको कास्ट करें कि ना करें, क्योंकि जो चैनल्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम ऐसी मतलब कंपटीशन तो है ना कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा देखा जाए, तो फिर वो उन लोगों को पसंद करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा लाइक्स हों, बहुत ज्यादा वो एक्टिव हों सोशल मीडिया पर, तो ताकि दे गेट द हुँ, व्यूअरशिप। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बहुत एक इंटरवोवन किस्म का बिल्कुल। वो है जो उसमें मार्केट फोर्सेस भी हैं जी कि वो कितने फॉलोअर्स हैं और फिर वो अगर हम वो एक एंडोर्समेंट डाल देंगे तो वो कितने लोग देख पाएँगे। तो वो लेकिन उसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि लोग बड़े हर्टफुल कमेंट्स करते हैं जी, जो लोग ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत हाँ, बहुत नज़र आता है। ये बहुत एक प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी लिख दें तो सम आपको जो बंदा कोई जानता भी नहीं है आपको, जिसके नाम भी नहीं है वो उसने अपना सही दिया हुआ, लड़का है या लड़की है, कौन है, और वो आपको इतनी बुरी-बुरी बातें कह देगा। तो ये ड्रॉबैक ज़रूर है इसकी। ये है आई डोंट नो कि वो कैसे ठीक हो सकता है, मुमकिन है कि लोग अगर थोड़ा-सा लिहाज़ करें, कुछ सोच समझ के पोस्ट करें कि हम क्या लिख रहे हैं, कि जो मुँह में आया आपने लिख दिया, जिसको जी चाहा आपने बुरा-भला कह दिया विदाउट थिंकिंग, और कई दफ़ा बहुत बुरी-बुरी बातें होती हैं, ज़ुबान बहुत खराब होती है। जो कि आई मीन इट्स हुँ, वेरी हुँ, हर्टफुल। हुँ, हुँ। अच्छा मुझे बताइए कि अब जो आप देखती हैं, हम बड़ी अक्सर ये बात सुनते रहते हैं कि ख़वातीन के लिए ड्रामे बनते हैं और ख़वातीन का पोर्ट्रेयल जो है इन ड्रामों में, वो अक्सर इस काबिल नहीं होता कि वो माशरे में कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाए चीज़ों को। वहाँ पे वॉयलेंस नज़र आता है, वहाँ पे पिसी हुई, मिटी हुई, घुटी हुई औरत जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर के रीइन्फोर्स की जाती है। ख़वातीन के लिए कोई पॉज़िटिव रोल मॉडल्स भी नहीं होते। औरत वही है जो अपने आप को बर्बाद कर दे, मिटा ले अपने हस्बैंड के लिए और अपने घरवालों के लिए, और फिर अगर वो हस्बैंड चीटिंग करके वापस भी आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर ले। इस किस्म की कहानियाँ हम कब तक दिखाते रहेंगे और इसी किस्म के किरदार बनाते रहेंगे? जब तक ये सब कुछ होता रहेगा। कहानियाँ वहीं से आती हैं ना, ज़िंदगी में से ही आती हैं। तो ये हो रहा है, औरत पिस रही है, उसको दबाया जा रहा है, तो फिर वो अपनी कहानी भी ना सुनाए क्या? है ना? क्यों ना सुनाए वो अपनी कहानी कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैं ज़रूर कहूँगी कि अभी तक तो और अभी भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, और रेटिंग के लिए या कहानी को ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए जो चीज़ें नहीं हमें शायद दिखानी चाहिए इज़ वायलेंस, हुँ, मारा-मारी,
ये अगर हम ना दिखाएं तो मगर फिर वो अगले लोग कहते हैं कि भाई ये भी तो है, फैक्ट है। मगर मेरा कहना ये है कि हम न्यूज रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे ना, या हम तो नहीं कह रहे कि फलां घर में बहुत मारा मारी हो रही है और वो देखें वो मर्द जो है वो औरत को मार रहा है, या सास जो है वो बहुत औरत को मार रही है, अपनी बहू को मार रही है। ये तो न्यूज रिपोर्ट होगी ना। अगर आप कहेंगे कि जी मुआशरे की अक्कासी करना है तो मेरे नजदीक तो खबरें हो गई फिर, है ना। खबरों में आप ये चलाएं जरूर। मगर जब आप एक वर्क ऑफ आर्ट बनाते हैं, आप एक उस जाहिर है कहानियां तो आप वहीं से लेंगे जो कि आपके मुआशरे में हो रहा है, राइट। मगर आपने उनको एक ऐसे अंदाज से बताना है, एक खूबसूरती के साथ बताना है जो कि आपके देखने वालों के दिल को लगे, उनके दिल में बैठे, और उनमें ये हो कि हमें ये नहीं करना, हम ये नहीं कर सकते, उसको रीइंफोर्समेंट ना हो, हमें ये करना है। एज आर्टिस्ट आई बिलीव कि हमारा ये फर्ज है कि हम अपनी ऑडियंस को एक और ऊंची लेवल पर ले जाएं, बजाय ये कि हम एज आर्टिस्ट, एज क्रिएटर्स, एज क्रिएटिव पीपल हम उसको नीचे की तरफ ले जाएं, है ना। हमने उसको शऊर देना है, हमने उसको एक एस्थेटिकली बेहतर एक्सपीरियंस देना है, जहां से उसको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। कहीं कहीं पर आपने ऑप्शंस भी देने हैं, है ना। कहीं पॉजिटिव थिंकिंग भी आपने देनी है कि ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ और इसने इसको ऐसे ओवरकम कर लिया। कोई ऐसे सब्जेक्ट, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ एक ड्रामा है दोबारा, उसमें एक बहुत अच्छा इशू यूज किया है कि एक औरत है और उसने छोटी उम्र के लड़के से दूसरी शादी कर ली शादी है। कर ली। व्हाई नॉट। और उसकी आर्गुमेंट बड़ी अच्छी है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसका मियाँ तो उससे 20-25 साल बड़ा था और उसमें उसकी मर्जी भी शामिल नहीं थी। तो अब अगर उसने अपनी मर्जी से कर ली है, व्हेन टू पीपल हैव एग्रीड, तो व्हाई नॉट। इस तरह के, जैसे पिछला जो ड्रामा था परिदात, इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग, क्योंकि उसमें एक 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 आदमी की जर्नी थी जो कि हमारे यहाँ कम होती है। हम ज्यादातर औरतों पे फोकस करते हैं, मगर वक्तन फवक्तन ऐसे आ जाता है। मगर और इसमें देखिए सारे में मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होती है। ये हमने जो इतने सारे औरतों के ड्रामे बनाने शुरू कर दिए, उसके अंदर देखें कि कितने सारी औरतें जो थी जिनमें पोटेंशियल था काम करने का, वो बाहर निकल के आई और उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की, वो हमारी रोल मॉडल्स बनना शुरू हो गए, ग्रेट एक्ट्रेस बन गई। सबा कमर है, सानिया सईद है, अमेजिंग विमेन। और भी बहुत सारी हैं जिनको मैं देखती हूँ, मैं उनको शायद इतना जानती नहीं, इन दो को तो मैं पर्सनली जानती हूँ, इस वजह से मैं कहती हूँ ग्रेट एडमिरेशन फॉर देम कि उन्होंने वो निकली ना काम करने के लिए। शुरू में जैसा कि अच्छा बुरा लुढ़कते पुढ़कते सीख गई और अब कहाँ पर पहुंची नहीं, हमारे रोल मॉडल बन गई हैं। इतनी सारी लड़कियां सिर्फ उनको देखकर इंस्पायर होके इस इंस्पायर होती हैं कि ये अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इनकी तरह बन सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब किरदारों की बात आती है, आपने पहले भी बात की थी कि सेंट्रल कैरेक्टर्स तो नहीं लिखे जाते अब एक सर्टेन एज से ज़्यादा, जब जो इंसान है उसके लिए। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अगर देखें कि वेस्ट में या इवन हमारे हमसाये में जो काम शबाना आज़मी करती हैं, वो फ़िल्म उनके लिए लिखी जाती है, वो किरदार उनके लिए लिखा जाता है, वो किरदार प्ले करती हैं और हमारे पास मतलब अगेन जिस तरह आपने कहा हम हीरो नहीं बनाते या अपने लोगों को उस तरह आइकॉन्स बनाते नहीं हैं, बट आप जैसे लोग हैं जो किसी सूरत भी कम नहीं है या जिनका तजुर्बा या जिनकी स्किल या जिनकी क्राफ्ट, उनका आर्ट किसी सूरत भी कम नहीं है। तो क्यों, और देखने वाले भी हमारे पास हर उम्र के हैं लोग, तो क्यों फिर ये दोबारा में भी अगर हदीका कियानी जो हैं वो ये रोल कर रही हैं और अक्सर लोगों की अगेन आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों की थोड़ी-सी क्रिटिसिज्म ये है कि वो उस एज डिफरेंस उस तरह नज़र नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं? क्यों नहीं नजर आ, बहुत नजर आ रहा है। क्यों? आई मीन द बॉय इज वेरी यंग। अच्छा, ये क्रिटिक्स का ही मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम देखते रहते हैं, तो वो कुछ लोग जो यूट्यूब पे रेगुलरली क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्होंने कहा जी वो एज उस तरह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो अगर वो होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगेन बैक टू माय पॉइंट कि क्यों सेंट्रल कैरेक्टर एक
मिडिल एज या अबव 50 या 60s में कोई इंसान है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? उसकी कहानी देखने के लिए ऑडियंस भी है। नहीं होना चाहिए, मगर ये नहीं होगा कि वो हर हर वक्त नहीं, मतलब ये नहीं होगा कि हर ड्रामे में हो। किसी एक आध ड्रामे में ऐसा हो सकता है, और शायद ऐसे ड्रामे बहुत सारे तो देखे भी नहीं जाते, इतने सारा नहीं देख सकते। शायद कोई हो भी जिसमें कि सेंट्रल कैरेक्टर नहीं तो कम से कम बहुत इम्पोर्टेंट रोल एक एज का है। और आपने शबाना आजमी की मिसाल दी, तो मैं ये कहूंगी देखिए वो फिल्म है, फिल्म और चीज है, टेलीविजन और चीज है। आप हिंदुस्तान के साथ अगर कंपेयर करना है तो उनके टेलीविजन के साथ हमें कंपेयर करें, फिल्म के साथ ना करें। अच्छा, वहां फिर पर फिल्म की बात करते हैं। सिनेमा क्यों नहीं किया, और किया नहीं देखिए, किया? सिनेमा हमारा खत्म हो गया, और एक अ, बहुत सी वजूहात थी जिसके ऊपर हुआ, मार्शल लॉ का इस्लामाइजेशन, फिर कुछ हमारी अपनी कोताहियां, प्लेजरिज्म बहुत हो गई, इन्वेस्टमेंट सिनेमा में नहीं हुई, जो भी कोई फिल्म पॉलिसी कभी बनी ही नहीं, कोई एकेडमी नहीं बन पाई, एक इंडस्ट्री जो बनी थी खुद रॉ जो बन गई थी, और हमारे यहाँ को 300-350 फिल्में साल की बन रही थी, बहुत काम हो रहा था, उसको हमने अहमियत नहीं दी कि हम इसको, हमारा कोई विजन नहीं था उसके बारे में कि हम इसको आगे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। आई रिमेम्बर इन द 70s, मिड 70s में काफी कागज लिखे गए, प्रपोजल्स बनाए गए कि यहाँ पर एकेडमी होनी चाहिए, कोई फिल्म पॉलिसी बननी चाहिए, ग्रांट्स होनी चाहिए, कोई तरीकेकार होना चाहिए जहां से हम इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई एक स्टेबिलिटी, वैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं ना रहती, आज ये है तो कल वो है, आज इस आज ये पॉलिसी है कल दूसरी पॉलिसी है, पे बदलती रहती। तो उसके अंदर हमने वो जो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी टू टेक इट फॉरवर्ड, वो हमारी तो हो गई गुम। अब जब एक चीज को आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, 10, 20, 25 साल उसके बाद में आप कहें कि ये खड़ा हो जाए, और वो भी खुद रो अपने तौर पर हो जाए, कोई उसको कोई पुश नहीं देगा, कोई उसको हेल्प नहीं करेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर शायद ये कुछ आगे बढ़ भी जाता कि अगर फिर अल्लाह मियाँ ने कहा कि ये लोग कोविड, हाँ, हाँ। है ना, तो वो उससे बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब फिर देखें इस ईद पर जो 4-5 रिलीजेस हैं उनका क्या बनता है, क्या वो कर सकते हैं, कितना आगे चलता है। मगर अब वो जो इंडस्ट्री का लेवल था सिनेमा का, वो अब नहीं है। अगर आप 10 फिल्में या 15 फिल्में बना लें साल की, बहुत हुआ तो वो इंडस्ट्री नहीं होती है ना। आपको बाकी मुल्कों में आप देखें, वहां पर 500 फिल्म बन रही है एक साल की, हम्म, हम्म, तो हम भी उस लेवल के ऊपर आने हैं। मगर अगेन, अगर आपके मुल्क में क्रिटिकल सिटी नहीं है, से क्या हुआ, ये रुक सा गया। हाँ जी, कुछ रुक गया है। हाँ जी, अब बेहतर है, बताइए। हाँ कुछ में आ गया मेरा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये सारी चीजों को नर्चर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको स्टेबिलिटी बहुत चाहिए होती है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म विजन होती है। हम्म, जैसे आपके हुकूमत का 5 ईयर प्लान बनता है, इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी 5 ईयर प्लान तो बनाए, और आगे देखें कि हमने 20 साल में कहाँ पहुंचना है, और 5 ईयर प्लान बनाकर उसको बीच में देखें, 2 साल 3 साल के बाद रिवाइज करते हैं कि हम्म, भाई हम नहीं पहुंच रहे जो हमारे टारगेट्स हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे। टैक्स हम्म, के बारे में तो हम हर वक्त कहते हैं कि ये हमारा टारगेट है और ये कलेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं, है ना। तो इसी तरह से हम कहें कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसका ये टारगेट है, ये क्यों नहीं हो रहा, हम्म, इसको कहाँ पुश की जरूरत है, कहाँ क्या चीज गलत हो रही है। तो हम्म। हर चीज के बारे में ये करना है। ये तो एंटरटेनमेंट के ऊपर तो हमारा कोई उतना ध्यान फोकस है होता नहीं। है, हाँ। हालांकि ये जो जो सदी है इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एंटरटेनमेंट की सदी है, तो वो अगर हम उसको ही फॉलो कर लें राइट। कि ये
Amazon है तो फलां है, Z5 है और प्राइम है. There are so many things that are happening and it's very exciting कि इतना सारा कुछ हो रहा है और people are experimenting, क्या क्या कुछ नहीं वो कर रहे हैं, बड़े मजे के काम हो रहे हैं. तो अगर हम लोग भी जरा सा इसके ऊपर फोकस करें कि ये एक जरूरी चीज है, एक इंडस्ट्री है which is an economically viable thing, लोगों को काम मिलता है, लोग काम करते हैं. तो एक्टर्स की बात नहीं है सिर्फ, एक एक्टर के पीछे 15 लोग काम कर रहे होते हैं कम से कम, है ना. कोई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, क्या साउंड है, में है, एडिटर्स साउंड हैं, में, लाइटिंग, वार्डरोब वाले लोग हैं, दर्जी हैं जो कपड़े सी रहे हैं, टेलर्स हैं, डायर्स हैं जो रंग रहे हैं, उन पे बटन भी लग रहे हैं तो वो फैक्ट्री से आ रहे हैं ना. शूज, एवरीथिंग फॉर टू ड्रेस अप एन एक्टर, टू मेक एन एक्टर डू समथिंग. आपके पीछे कितने लोग होते हैं. फिर एक प्रोडक्शन में देयर आर केटरिंग, जनरेटर, ट्रांसपोर्ट है, बहुत काम है. तो हम सिर्फ देखते हैं जो सामने नजर आता है, वो सिर्फ एक्टर नजर आता है और एक लोकेशन नजर आता है, मगर उसके पीछे देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ वर्क, मशीनरी इन्वॉल्व्ड है, देयर इज अ लॉट ऑफ मशीनरी इन्वॉल्व्ड. यस. तो अगर हम उसको भी देखें तो ये एक बहुत वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये. एक जमाने में हमने थोड़ा सा इसका केस स्टडी किया था जब हम when we were the producers association was fighting कि ये बहुत ज्यादा फॉरेन कंटेंट आ गया है हमारे ऊपर तो हमारा काम बंद हो रहा है. तो हमने देखा था कि कितने लोग आउट ऑफ वर्क हो गए थे, कितने घरों में प्रॉब्लम्स आ गए थे. जो स्पॉट बॉयज हैं, जो केबल बॉयज हैं, जो ऊपर से जो रनर्स हैं, उनके घर में क्या हो रहा था, जो एक्टर्स जो स्मॉलर रोल्स कर रहे हैं उनका क्या, जो आपके लाइटमैन हैं, केबल बॉयज हैं, वो उनके साथ क्या हो रहा है, एडिटिंग का क्या है. तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था. तभी तो हम लोगों ने इतना फसाद किया, स्ट्राइक करने की कोशिश की, हुकूमत में गए, पार्लियामेंट में सवाल उठाया, ये वो वगैरह के. इसको खुदा के लिए देखें कि हमारा अपना टेलीविजन जो है, पाकिस्तानी टेलीविजन जो है, उसके अंदर अगर हिंदुस्तानी सारा काम चलेगा एंड ऑल द चैनल्स बिकम मिनी सोनीज एंड मिनी जीज, तो पाकिस्तानी चैनल कौन सा होगा. लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी हम हिंदुस्तान का कंटेंट ले आते हैं, कभी हम तुर्की का कंटेंट ले आते हैं, हम कहते हैं वो भी चला कर देख लेते हैं, लेकिन वो फैड ही होता है, वो कुछ ज्यादा चलता नहीं है हमारे यहाँ शायद. मगर ये देखिए ना, वही बात है कि आप चंद साल ये करते हैं तो उससे आपका अपना लॉस कितना हुआ, है ना. आप एक मोमेंटम के साथ आप चल रहे हैं, प्लानिंग, वही बात, कंसिस्टेंसी चाहिए. आपने लाइन बिल्कुल लेकर आए. लोग कहते हैं कि आप कंपटीशन से डरते नहीं. कंपटीशन भाई, आप उनका चैनल ले आए ना सोनी का, यहाँ पर उनको दे लैंडिंग राइट्स, वो चलाएं अपना चैनल, फिर हम देखते हैं कि किसका कंपटीशन. तो वो है कि वो खुद आए, ये नहीं कि हमारे टाइम में घुस जाए छोटे छोटे से. ये क्या बात है, हमारा टाइम ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे. बिल्कुल ठीक है ना. तो अच्छा, मुझे ये बताइए ज़मीना कि आप किस तरह इंटरनलाइज करती हैं? आप इतना एक्सपीरियंस, इतना कुछ देखा, इतने रोल्स भी किए, जब एक नया कैरेक्टर आता है, बिकॉज़ आपका हम जब भी देखते हैं जो भी कैरेक्टर होता है, उसमें फ्रॉम कॉस्ट्यूम, वार्डरोब टू योर बॉडी लैंग्वेज टू द प्रॉप्स दैट यू हैव, लिटिल एलिमेंट्स, ज्वेलरी से लेकर कुछ भी आपने पहना हो, इस्तेमाल करी हो, उसमें वो लगता है कि वो कैरेक्टर का हिस्सा है, वो उस कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है. तो ये सारी स्किल कैसे पिकअप की ऑन द वे? ऑब्जर्वेशन है, क्या है? ऑब्जर्वेशन, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन and a sort of a vision which coincides with the director. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टर के, तो कुछ बातें तो स्क्रिप्ट बताता है, स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं. अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें पॉइंटर जरूर होते हैं कि ये औरत किस किस्म की औरत है, काइंड हार्टेड है, कितनी है, ग्रेज में है तो कितने ग्रेज में है, वो स्क्रिप्ट कुछ ना कुछ तो बता देता है. तो आप एक तो वो लेते हैं. दूसरी आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा हुआ है कि इस तरह के लोग क्या करते हैं. फिर आप खुद सोचते हैं, आपकी इमेजिनेशन है कि आप खुद सोचते हैं कि आपको वो कैसी नजर आ रही है. आप पिक्चराइज करें कि ये औरत जो है, इसने क्या पहना हुआ होगा, ये कैसे बैठेगी, कैसे बिहेव करेगी,
तो मिलजुल के अपनी इमेजिनेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना ऑब्जर्वेशन। एक जमाने में जब मैं कम उम्र ही थी मेरी, जब मैंने ओल्डर रोल्स करने शुरू किए, तो मेरी जो नानी थी वो मेरी इंस्पिरेशन थी। मैंने जब भी ओल्डर रोल करना होता था तो मैं उनके पास जाती थी, और मैं सारा दिन, वो भी हैरान ही होती थी कि पता नहीं क्या मोहब्बत आ रही है इसको जो कि ये मेरे पास आ कह रही चले मैं आपके साथ किचन में भी खाना भी पकाती हूँ, मैं चले मैं प्याज काट देती हूँ, अच्छा मैं आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि मैं तब उनको देखती थी ऑब्जर्व करती। कि वो कैसे कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या कुछ करती हैं, कैसे बैठती हैं, क्योंकि एक नौजवान का बैठने का तरीका बहुत फर्क है, एक मिडिल एज का और फर्क है, एक ओल्डर बंदे का और फर्क है, वो थोड़ा सा सहारा लेकर बैठेगा, है ना। नौजवान तो धड़म से बैठ जाएगा, उसको पता है इस कुर्सी में दम है, मगर ओल्डर को ये नहीं पता कि मेरे में इतना दम है कि नहीं, और मुझे सहारा लेना, मेरा अंदाजा सही है कि। सो वो सारी चीजें कि वो थोड़ी सी वॉक में फर्क पड़ जाता है, आपकी जो बॉडी के जो शेप होती है, जो आपकी स्पाइन की शेप होती है, वो चेंज हो जाती है एज यू ग्रो ओल्डर। तो वो मैं उनको जाके मिल लेती थी, और फिर मैं उसके मुताबिक ऊंच नीच जो करना है वो कर लेती थी। कितनी अभी कीन भी ये है। ऑब्जर्वेशन है, कितनी कीन ऑब्जर्वेशन है ये माशाल्लाह, कि कैसे कैरेक्टर को कंसीव करना है और बनाना है। हाँ, करना पड़ता है। आई थिंक कि सब लोग एक्टर्स का काम है ये है कि वो बनाए कैरेक्टर को, कि वो एक बिलीवेबल कैरेक्टर लगे, है ना। ये बट तो है। अब तो 3 सीरियल्स में एक्टर्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, फिर 10-10 सीन हो रहे हैं, प्रेशर भी है कि जी 10 सीन करने ही हैं डेली के, और अलग-अलग किरदार भी चल रहे हैं, तो फिर इतना वक़्त होता है? क्योंकि पहले मुझे पता है कि रीडिंग्स भी होती थीं, पूरा स्क्रिप्ट मिल जाया करता था, अब तो शायद लोकेशन पे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा होता है। नहीं, इतना बुरा भी नहीं हाल मेरे से, मैंने नहीं देखा कि लोकेशन पर लिखा जा रहा हो। मतलब कहीं कभी कभार कोई चीज सीन चेंज करना पड़ जाए, या अगर हमें लगे कि ये एक्टर्स ही बल्कि कहते हैं या डायरेक्टर कहते हैं कि ये सीन तो मुझे लगता है कि इधर फिट नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, या मैंने जिस तरीके से पहले इससे पहले का सीन शूट किया है उसके अंदर मैंने जैसे लिखा हुआ वैसे नहीं किया, तो हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मगर ये नहीं कि राइटर वहां बैठा हुआ है, मैंने सुना है कि राइटर वहां बैठा हुआ है और कुछ सीन लिख के दे रहा है, मेरे सामने नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो स्क्रिप्ट होता है, उसमें ऑन द स्पॉट चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं, मगर माइनर, बहुत माइनर, ये नहीं कि पूरा पूरा आप स्क्रिप्ट ही बदल देंगे। लेकिन वो कैरेक्टराइज़ेशन का, रीडिंग का मौका मिलता है कि आप उसको उस तरह नहीं, एब्ज़ॉर्ब कर लें? नहीं, कैरेक्टराइजेशन रीडिंग का मौका नहीं मिलता, मगर डायरेक्टर जो कि हैं वो, मैं कम से कम मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ कि वो उसमें उन कैरेक्टर्स को स्टडी जरूर करते हैं, और वो बताते हैं कि ये कैरेक्टर ये है और इसको हम ऐसे देख रहे हैं, आप अगर कुछ और तरह से देख रहे हैं तो यू डिस्कस इट, है ना। तो वो ये नहीं होता कि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा और आप घर से सेट पर गए और आपने बोलना शुरू कर दिया, नहीं। इसके पीछे लोग होते हैं जो कि स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर एक्टर चला भी जाता है, मे बी इन द यंगर पीपल, वो अगर कोई चले भी गए हैं या वो कहते हैं कि हम ऐसे बगैर पढ़े बगैर प्रेपरेशन के चले गए हैं, तो उनको वहां पर फिर डायरेक्टर गाइड करता है, हुँ, हुँ। वो बताएगा कि इमोशन इस सीन की ये है, और इससे पहले ये हुआ है, आपकी जिंदगी जो है वो इस तरह की है कि आपके साथ ये कुछ बीता है, और अब आप ये सीन करें, क्योंकि सीन जाहिर है ये तो नहीं होता कि हम शुरू से एपिसोड 1 से बस सीन हुँ, नंबर 1 से शुरू करें, वो तो हुँ, अपसेट वाइज होगा, हुँ। अवेलेबिलिटी वाइज होगा, वो शेड्यूल जैसे बनता है, तो आपको बताते हैं डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वो बता देते हैं कि इससे पहले ये हुआ है। हम लोग तो खुद पूछते हैं कि लाओ दिखाओ स्क्रिप्ट, इससे पहले क्या हुआ था, हुँ। इस सीन से पहले क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा होता जब, तो अगर डायरेक्टर यंगर लोगों को ज्यादा बता रहा है और वो कहता है ये तो कर ही लेंगे, तो हम भी बैठ के स्क्रिप्ट देख लेते हैं कि भाई अच्छा आज के स्क्रिप्ट में ये है, क्योंकि एक जमाने में ये था कि जो अगले दिन का काम होता था ना, वो एडी जो है, असिस्टेंट जो है ना, वो आपको व्हाट्सएप तो नहीं था, एसएमएस कर देते थे कि कल हम ये सीन करेंगे, और आपके पास स्क्रिप्ट होता है, तो स्क्रिप्ट में से आप देख लेते हैं कि क्या सीन है, अगर आप कुछ उसमें से करना चाहें। मगर अब वो भी नहीं है कि कल का शेड्यूल क्या है, वो नहीं बताते, कुछ लोग हैं जो कि अभी भी बता देते हैं।
अगर पूछ लो तो। मगर it has become आई थिंक जरा मुश्किलात हैं, जरा ज्यादा फोकस और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा थॉट की जरूरत है इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप देखती हैं एज एन एक्टर अपनी ग्रोथ, तो ये कितना जरूरी है, और आपने ऑब्जर्वेशन की बात की, इमेजिनेशन की बात की, कितना जरूरी है कि एक एक्टर जो है अपने अंदर भी इन्वेस्ट करे इन टर्म्स ऑफ पढ़ने का वक्त निकालें, कुछ लिटरेचर पढ़े, कुछ आर्ट देखें, कुछ लोगों के साथ बैठे उनसे बात करें, और थोड़ी सी डेप्थ, इमोशनल डेप्थ या इमोशनल इंटेलिजेंस एक एक्टर के लिए कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी है, और काम देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक जमाने में हम जब ये सारा इतना ज्यादा चैनल वगैरह नहीं होते थे, एक ही चैनल था, कभी भी जो भी लोग आते थे कि हमें बताएं हम क्या करें, हम एक्टर बनना चाहते हैं, और मैंने कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस भी इस तरह से की एक जमाने में, तो उसमें हम ये कहते थे कि पढ़ो, अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ते तो आप उन लोगों से, इतने सारे किरदार हैं वो आप अपनी जिंदगी में नहीं मिल सकते ना। आप एक कूड़ा चुनने वाली लड़की जो है, अगर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको जानना शुरू करते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी है। आप अब उसके साथ तो नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना खुद से, तो जितना आप पढ़ेंगे आपकी इमेजिनेशन, आपकी विजन, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके कैरेक्टराइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी, यू विल गेट टू नो मोर पीपल, है ना। पढ़ने में कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिल जाते हैं लिटरेचर में से। तो मैं तो यही कहूंगी कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और आजकल के जमाने में किताबें पढ़ने का तो रिवाज जरा कम हो गया है, मगर फिर भी कोशिश करें कि जो लिटरेचर है उसको जरूर पढ़ें। मंटो को जरूर पढ़ें, इंतजार हुसैन को जरूर पढ़ें, शायरी जरूर पढ़ें। तो इस तरह से ये चीजें पढ़नी बहुत बहुत जरूरी है। और साथ में फिर जो क्लासिकल फिल्में हैं, जो आम पॉप टाइप फिल्में, वो नहीं, पॉपुलर नहीं, जो क्लासिकल फिल्में हैं उनको देखें। यू डोंट हैव टू एस्पायर टू डू दैट, नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्में भी बनी हैं, हमसे पहले ये काम हो चुका है। एक तरह सा आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री भी आता है कि ये लोग, अब ये आज ही नहीं है काम शुरू हुआ, ये पहले से हो रहा है और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और ये है सब कुछ। तो अब मैं ये कहूंगी कि हाँ, पढ़ना भी चाहिए, और अपने फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उसको देखना भी बहुत जरूरी है। दुनिया, ये नहीं कि सिर्फ आप हिंदुस्तानी फिल्में देख लें और आप अमेरिकन हॉलीवुड फिल्में देख देख लें। लें, हाँ। ये नहीं, आप यूरोपियन सिनेमा देखें। आपने हिंदुस्तानी देखनी है तो सिर्फ बंबई की फिल्में ना देखें, आप जाए जरा साउथ में जाकर के वहां वो देख लें, कोरियन फिल्में देखें, चाइनीज देखें, रशियन देखें, इटालियन देखें, मतलब हर जगह में ईरानी फिल्में देखें, वो बिल्कुल और ही तरह का जॉनर उनका, और ही तरह का काम, और बहुत खूबसूरत काम। अच्छा, मैंने एक चीज आपके बारे में नोट की तमीना जी, के आप बड़ा पॉजिटिव व्यू लेती हैं चीजों का। गलतियां, कोताहियां, कमियां, कजियां हैं, लेकिन आप हमेशा उसमें कोई बेहतरी की शक्ल, मैंने जितने सवाल किए उसमें आपने निकाल ही ली। मुझे ये बताइए कि आप एक एक एज एन एक्टर यू वर्क अ लॉट विद यंगर लॉट। जाहिर है अगर कोई माँ है या दादी है, नानी है, तो उसके साथ कोई ना कोई नवासी, नवासा, पोता पोती तो होगा। तो उनको आप कैसे देखती हैं? क्या क्वालिटी ऑफ एक्टर्स, यंगर एक्टर्स आई मीन, वो भी अभी है कुछ, या कुछ और किसी और दौर में लगे हैं? नहीं, मैं देखिए, मुझे मुझे मैं तो पॉजिटिव चीजें देखती हूँ, और मुझे नजर आता है कि ये जो यंगर लोग हैं ये बड़ा सीरियसली काम करते हैं, मुझे ये नजर आता है, और बहुत अच्छा करते हैं, और एटलीस्ट, मगर अच्छा अगर नहीं भी है तो ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे, जितना उनको आता है, देखिए 100%।
जो भी आता है। हम्म। और मैंने ये भी देखा है कि अगर मैंने कभी किसी को कहा कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे कह लो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो उन्होंने किया है। ऑल्दो ये कहना मैं समझती हूँ कि मुझे मेरा बनता नहीं है कि मैं कहूँ किसी को, मगर मैं कभी कभार जो बहुत मेरे साथ जो सीन है कम से कम उसके अंदर मैं कहती हूँ देखो मैं ये कहूंगी और मैं इस टोन में कहूंगी, तो तुम अगर इसको इस तरह से फॉलो कर लो ना तो फिर हमारा सीन ज्यादा अच्छा बेहतर हो जाता है। तो वो कर लेते हैं। एंड आई थिंक दे आर वर्किंग, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। It's so refreshing ठीक to है, hear थोड़े this from बहुत you. थोड़े बड़े मैं ये कहती हूँ थोड़े बहुत टेंटम्स भी होते हैं जब आप रोज आना 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करेंगे in conditions which are not so brilliant। हमें घर मिलता है उसके अंदर ना हम एसी चला सकते हैं ना हम पंखा चला सकते हैं जब सीन हो रहा है, गर्मी शदीद गर्मी है उसमें करना है, तो आप थोड़े से इरिटेबल हो भी जाते हैं। ठीक है, नहीं, it's very refreshing to hear this from you जी, because आमतौर पे हमें बैशिंग ही सुनने को मिलती है कि यंगर लॉट तो ना बात सुनती है ना समझती है, वो एक सेट से दूसरे सेट पे भाग रही होती है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप कोई ऐसे होता है कि एक सेट से दूसरे सेट पर इतना भाग रहे हैं, चंद एक का कभी कभार हो जाता है, वो तो मेरा भी हो जाता है कि कभी कभार मैंने गलती से 2 दिन ये अभी पिछले दिन हुआ, मैं भूल गई डेट कौन सी, जैसे आपके साथ भी हुआ, बिल्कुल जहन से निकल गया और मैंने कहा हाँ 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 मैं कर दूंगी 20 तारीख का मैं कर दूंगी, तुम्हारा 1 दिन का 2 दिन का वो मैं कर दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने कह दिया, बाद में जब वो दोनों आ गए कि भाई क्या करना है, तो मैंने कहा मेरे से माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब इसका कोई हल निकालते। फिर एक ने एक दिन छोड़ा, दूसरे ने दूसरे दिन छोड़ा, मगर उसने कहा वह नाइट का सीन है वो आप आके करें 9 बजे, तो आपस में मिलजुल कर हमने इस तरह से कर। तो कई दफा ऐसे हो जाता है, मगर आमतौर पर सब लोग यही चाहते हैं कि एक दिन में एक ही का काम करें, अनलेस के कोई बहुत इशू बन गया है कि कहीं पर कैंसिलेशन हो गई थी या कोई बीमार हो गया था या कोई मतलब आपस में आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस ये है, औरों का कुछ और होगा मैं कह नहीं सकती, मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे बस आखिरी सवाल, आगे क्या करना है? अभी भी कुछ भूख है कि ये भी करना है, ये हाँ भी? हाँ करना है, क्यों नहीं, जब तक कर सकती हूँ मेरा पूरा इरादा है कि मैं एक्टिंग करूंगी। अगर कभी कभी बड़े दिल में ये आरज़ू होती है कि डायरेक्शन भी कर लूं, क्योंकि देख रही होती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ यार ये कैमरा यहाँ रख करके ये सीन ऐसे अगर कर लें तो बड़ा अच्छा हो, ये टॉप एंगल क्यों नहीं ले रहा डायरेक्टर, मगर सिंस आई एम नॉट द डायरेक्टर मैं क्या कहूँ उसको, तो हम जो वो कहते हैं हम कर लेते हैं, मगर कई दफा बड़ा जी करता है कि मैं डायरेक्शन फिर से करूं, मगर फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि अब इतनी हिम्मत नहीं है कि 12 घंटे मैं सेट के ऊपर बैठ के हर सीन को प्लान करूं और 10-12 सीन जो करने हैं या 8 करने हैं उनको प्लान करूं और उनके साथ इतनी एनर्जी के साथ डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी होती है कि यहाँ कैमरा रखो, ये लाइट ऐसी करो, ये वो वगैरह, वो अब मुझ में नहीं है। तो फिर मैं समझा लेती हूँ अपने आप को, मगर रिसेंटली प्रोडक्शन करने का फिर वो जुनून आया था मगर वो हो नहीं पाया। बट आई होप आप एक्टिंग जरूर करती रहें, एक्टिंग ना छोड़िएगा। एक्टिंग मैं करती रहूंगी, मुझे एज लॉन्ग एज पीपल वांट मी टू एक्ट मैं करती रहूंगी, एज लॉन्ग एज आई कैन एक्ट मैं करती रहूंगी, बेशक 100 साल की क्यों ना हो जाए। थैंक यू सो मच अमीना जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज।